डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए बेसिक्स यूज होगा जो आप 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े थे। तो इधर का वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे 11th में जो आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, फिर भी जो ज़रूरी होगा उसको हम यहाँ पे आपको रिपीट करके रिवाइज भी करवा देंगे। लेकिन आप एक बार प्रायर पहले से अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर रिवाइज कर लेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उन एक्सपेरिमेंटों को बोलेंगे जिसके सारे आउटकम का जानकारी आपको पहले से पता है। ठीक है, लेकिन यही वाला आएगा, यही आएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। मतलब इसका डेफिनेशन हो गया एन एक्सपेरिमेंट whose all the outcomes are known in advance, but we cannot predict an outcome with certainty, यही वाला होगा। इनमें से कोई होगा वो हमेशा बोल सकते, लेकिन यही वाला होगा ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे एग्जाम्पल में throwing a pair of coin, या थ्रोइंग नहीं बोल के या टॉसिंग कर देते हैं, टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन। तो आप अगर पेयर ऑफ कॉइन टॉस कर रहे हैं तो दो कॉइन है, अगर एक कॉइन फेंकते तो क्या आ सकता था? हेड या टेल। लेकिन आप बोलिएगा टेल ही आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। वो अगर दो कॉइन, अगर एक कॉइन फेंक रहे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमेशा बोल सकते हैं। और यहाँ पे वर्ड यूज होता है फेयर कॉइन, टॉसिंग अ पेयर ऑफ, क्या होगा? फेयर कॉइन। मतलब वो सोले का सिक्का नहीं है कि दोनों तरफ सेम ही चीज है। जैसे आप अगर सोले मूवी देखे हो, ठीक है, तो वहां पे एक ऐसा कॉइन यूज किया कि दोनों तरफ सेम ही आउटकम है। ठीक है, तब तो जो बोलेगा वही आएगा। और जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है। आप बोलेगा कॉइन फेंके वो ऐसे रह जाएगा या टिल्टेड होगा हल्का सा, कुछ हेड दिखेगा कुछ टेल दिखेगा, वो बात भी नहीं हो पाएगा। या तो अगर एक कॉइन फेंक रहे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अगर दो कॉइन फेंक रहे हैं तो या तो दो हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। तो ये चार पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। ठीक है, तो आउटकम का बात थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। जब आप दो कॉइन फेंके तो आप ऐसा क्या बोल सकते हैं कि दो हेड ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा? ऐसा बात नहीं बोल सकते, है ना। वो चारों में से कोई आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले ले। ठीक है, पहला ये ले लिए, दूसरा थ्रोइंग अ
पेयर ऑफ डाइस। आप लूडो खेले हैं, अगर आप दो डाइस लेके, एक डाइस से लूडो जनरली खेल लेते हैं आप, अगर दो डाइस लेके खेले तो क्या हो सकता है, या तो 1-1 आ सकता है, या 1-2 आ सकता है, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, आप समझ रहे हैं। उसी तरीके से 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, इसी तरीके से चलते जाएंगे 4 के साथ, 5 के साथ, फिर 6 के साथ, तो क्या आएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। तो उनमें से वो जो 36 आउटकम दिख रहा है उसमें से कोई भी एक आउटकम जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आएगा। लेकिन आप जैसे कभी कभी लूडो खेलते हैं तो आप बोलते हैं, मान लीजिए एक ही डाई आप फेंक रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि 6 आएगा, आप थ्रो करते हैं, 6 आ जाता है अगर, तो आप कहते हैं हम बोले तो थे। लेकिन आप बहुत बार जब खेलने के दौरान प्रिडिक्ट करते हैं और वो नहीं आता है, तब आप उस पर नहीं कुछ बोलते, इसलिए आपके कहने से वो नहीं आया। ठीक है, सारा अगर एक डाइस फेंक रहे हैं तो डाइस ऐसा डिजाइंड है, जब तक कि उसके डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं करे तो सारा आउटकम इक्वली लाइकली है। तो आप बोलेगा इक्वली लाइकली वर्ड क्या है, तो कोई भी केस या कोई भी आउटकम को इक्वली लाइकली कब कहेंगे, जब हमारे पास कोई भी रीजन नहीं होगा कि किसी एक को प्रीफर करे या ज्यादा आने का संभावना हो दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे अगर हम डाइस फेंके तो 1 to 6 आर इक्वली लाइकली, 1 to 6 आर, जितना 1 के आने का संभावना है उतना ही 2 का, उतना ही 3 का, उतना ही 4 का, उतना ही 5 का और उतना ही 6 का। ठीक है, तो दे आर इक्वली लाइकली। हाँ, अब उसके डिजाइन में कोई परिवर्तन कर दे, ऐसा कि एक 6 ज्यादा आ रहा हो या 4 ज्यादा आ रहा हो, तो वो फिर मेंशन किया होगा। लेकिन जब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सोचना है, वहां पे लिखा है साफ साफ फेयर कॉइन, फेयर अनबायस्ड डाइस। डाइस के आगे क्या लिखा रहेगा, उसमें कोई पक्षपात वाला नहीं है, पक्षपात से ऊपर, बायस मतलब पक्ष लेना होता है, ये अनबायस्ड डाइस। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा पॉइंट ले रहे हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, इसका सिंबल होता है कैपिटल एस, कैपिटल एस। तो ये क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप पहला एग्जांपल लिए हैं, टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन, टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन। तो सैंपल स्पेस इसका क्या हो सकता है, इसका सैंपल स्पेस हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा डालेंगे, तो क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल हो सकता है, और वो कौन कौन है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे। कर्ली ब्रैकेट किस में यूज होता है, सेट्स में, फॉर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, नंबर्स, सिंबल्स, है ना। अगर दूसरा का बात करें, थ्रोइंग अ पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस, तो क्या होगा, थ्रोइंग अ पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस, तब क्या आएगा, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसमें होगा 1-1, 1-2, 1-3, डॉट डॉट 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, डॉट डॉट 2-6। तो कहाँ तक जाएंगे, 6-1, 6-2, 6-3,
कहाँ तक? 6 6 तक। तो कितना हो गया? एक तरह से ध्यान से देख रहे हैं तो 36 दिख रहा है। देखिए 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 6 के साथ 6, तो टोटल कितना आउटकम हो गया? 36। ठीक है, यहाँ हेड पहले पे है, पहले पे हेड में 2 केस, पहले पे टेल में 2 केस, है ना? तो आप यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंट कितना कितना आउटकम टोटल हो सकता है उसको जानने के लिए। ठीक है, तो उस पर बात कर देंगे थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आप बात किए वहीं पे एक चीज जोड़ दें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये कब यूज होता है? ठीक है, जब भी मान लीजिए कोई काम कई टुकड़ों में बटा हुआ है, आपके पास कोई काम है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, मान लीजिए 2 टुकड़े में ही बटा हुआ है। पहले टुकड़े को कंप्लीट करने का m डिफरेंट वेज अवेलेबल है, दूसरे टुकड़े को कंप्लीट करने का n डिफरेंट वेज अवेलेबल है। ठीक है, काम का नेचर ऐसा है कि वो तभी कंप्लीट होगा जब आप पहले टुकड़े को कंप्लीट भी कर दीजिएगा एंड दूसरे टुकड़े को भी कंप्लीट कर दीजिएगा। तो एंड का मतलब आपको याद हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो एंड का मतलब होता था मल्टीप्लिकेशन। क्या होता था एंड का मतलब? एंड का सेंस आता था तो एंड का मतलब होता था मल्टीप्लिकेशन, और जब और का सेंस आता था तो उसका मतलब होता था प्लस। ये आप पढ़े थे वहां। तो कितने डिफरेंट तरीके से काम को कंप्लीट किया जा सकता है, जबकि काम का नेचर क्या है, वर्क का नेचर कैसा है कि वो तभी कंप्लीट होगा जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि इसका स्टेटमेंट अगर लिखे तो इफ पार्ट 1 ऑफ द वर्क कैन बी completed in m ways। ठीक है, मान लीजिए एक और पार्ट है, इफ पार्ट 2 ऑफ द वर्क कैन बी completed in n ways। ठीक है, मान लीजिए 3 पार्ट ले लेते, 1 मिनट। इफ पार्ट 3 ऑफ द वर्क कैन बी completed in p ways, then number of possible ways of completion of entire work of entire work। entire work का मतलब पार्ट 1 भी हो कॉमा पार्ट 2 भी हो एंड पार्ट 3 भी हो, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू एन इंटू पी वेज। बोलेगा इंटू क्यों कर दिए? ठीक है, उसको अगर समझना है तो आप एग्जाम्पल पे आइए, ज़्यादा क्लियर करेगा। मान लीजिए ये आपका
होम टाउन, आपका होम टाउन, आपका घर, ठीक है। यहाँ पे है पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, ठीक है। और जब आप आगे बढ़े तो मान लीजिए यहाँ आपका कोचिंग क्लासेस है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपके होम टाउन और पटना जंक्शन के बीच में मान लीजिए 3 अलग अलग रास्ता अवेलेबल है, और पटना जंक्शन और आपके कोचिंग क्लास के बीच में 2 अलग अलग रास्ता अवेलेबल है। तो हम आपसे अगर पूछे कि हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर so that you can depart from your hometown and will able to reach your coaching classes via पटना जंक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? पहला टुकड़ा कंप्लीट करने का कितना तरीका है? उड़ के आने का कोई जगह नहीं है, ऐसे आने का कोई जगह नहीं है। आपको इस टुकड़े को कंप्लीट करना है, फिर इस टुकड़े को कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने का हमारे पास कितना डिफरेंट वेज अवेलेबल है? 3। इसका 2। काम कब कंप्लीट होगा? व्हेन यू विल कंप्लीट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो एंड का मतलब क्या होता है? इनटू। तो ये कितना हो गया? 6 वेज, ठीक है। तो ये फिर तो आप बोलेगा कि आप तो ये फॉर्मूला ही टाइप से यूज कर दिए। नहीं, आप इसको विजुअलाइज भी कीजिए, एक्चुअल काउंटिंग भी करके देखिए। ये रोड नंबर ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये रोड सी है, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है। तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं? ए से चले पहला पार्ट, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो अगर एक्चुअल काउंटिंग करें तो ऐसे होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या सिखाता है? कि अगर कोई काम कई टुकड़ों में बटा हुआ है और वो कंप्लीट तभी होगा जब आप हर एक टुकड़े को कंप्लीट कर देंगे, तो उस समय हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे तो कभी 1000-2000 भी केस आता रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेंगे तो 2 लाइन में काम हो जाएगा, 1 लाइन में काम हो जाएगा। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप थोड़ी देर पहले जो बात किए थे उसमें था, अगर 2 ही टुकड़ा यहाँ पे होता तो m इंटू एन होता। अगर यहाँ पे 4 टुकड़ा हो जाता है MNP Q, तो चारों को गुना कर देते अगर एंड का सेंस होता तो, और जब भी और का सेंस होता है तो क्या करते हैं? प्लस। जैसे आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन, टॉसिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन, इसकी बात कर रहे थे। तो आप सोचिए कि आपके पास 2 कॉइन है, कॉइन 1 और कॉइन 2। तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटीज है? हेड या टेल? 2। यहाँ पे 2, ठीक है। आपको क्या करना है? दोनों आपको इस पेयर को टॉस करना है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा? 4। देखिए हुआ था या नहीं? सैंपल स्पेस में क्या क्या आया था? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, एन ऑफ एस क्या है? 4। अगर आप 2 डाइस फेंक रहे थे, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले ले, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जो लिए थे, थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस,
throwing a pair of dice। तो हमारे पास दो डाइस है, मान लीजिए बॉक्स बना लिए। डाइस 1 का आउटपुट यहाँ लिखेंगे, डाइस 2 का आउटपुट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी है, 6। यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी है, 6। तो टोटल आउटकम क्या होगा, 36। तो इस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा, 36, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे अगर, तो बहुत बार आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस निकालने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए आगे चले। हमारा थर्ड पॉइंट जो चैप्टर का था, पहला तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरा सैंपल स्पेस हो गया, तीसरा आ रहा है इवेंट। तीसरा क्या आ रहा है, इवेंट। तो इवेंट जब भी होता है, जिस भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इवेंट होगा, वो होगा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस जो सैंपल स्पेस में आ रहा है। जैसे यहाँ अगर जो एग्जाम्पल 2 का ही बात करें या एग्जाम्पल 1 का भी बात कर लेंगे, यहाँ सैंपल स्पेस में क्या क्या है आप देखे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ तक, 6 1 6 2 डॉट डॉट 6 6 तक। और टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है, 36। अब मान लीजिए कि अगर हम बोले सबसेट, तो सबसेट वर्ड आप जानते हैं, सबसेट क्या होता है। ए में मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 1 2 3 4 5, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो आप कभी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम इसके पास है। तो इवेंट में, इवेंट रिलेटेड है इसी सैंपल स्पेस से, जिसका रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे हैं, उसी के सैंपल स्पेस से अगर कोई इवेंट रिलेटेड है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए यहाँ एग्जांपल ले लिए, गेटिंग सम 7, क्या बोल दिए, गेटिंग सम 7 when a pair of dice are thrown, फेंके हैं तो सम 7 वाला। तो मान लीजिए इवेंट का सिंबल अगर हम ई से दे दें तो इसमें क्या क्या आएगा, सम 7 कैसे मिल सकता है। तो आप सोचिए, पहले पे 1, दूसरे पे 6 हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 3, फिर 5 2 6 1। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो है ये सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का, ठीक है। अगर हम बात करें कभी भी इवेंट का, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो सैंपल स्पेस के अंदर तो सारा पॉसिबल आउटकम आएगा। जब हम किसी इवेंट को जो कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, तो इन्हीं में से इसके पास सारा आउटकम, तो यहाँ पे इन्हीं में से कुछ आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मान लीजिए आप डाइस फेंके, ठीक है, आप डाइस फेंके, आप बोलते हैं एक ही डाई मान लीजिए फेंके, आप बोले ना कि 7 आएगा तो हम जीतेंगे, तो उसके फेवर में कौन, तो कोई नहीं। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप जो इवेंट की बात कर रहे हैं उसके फेवर में कोई ना हो, एम्प्टी सेट 5 हो जाए। या दूसरा बात ये बोल सकते हैं, मान लीजिए आप एक ही डाई फेंके और बोले ना कि 1 to 6 कुछ भी आएगा ना तो हम ही जीतेंगे, मान लीजिए दादागिरी, या आप जो टर्म यूज कर लीजिए, छोड़ दीजिए उसको, कि भाई 1 to 6 कुछ भी आएगा हम ही जीतेंगे, तो वो क्या हो गया, श्योर इवेंट।
का है, आप डाइस फेंकिएगा तो 1 to 6 में से कोई ना कोई तो आएगा ही। फेयर डाइस है, अनबायस्ड डाइस है, तो उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। या आप डाइस फेंक रहे हैं, आपको पता है कि 1 to 6 में से कुछ आता है, आप 7 आने की बात करिएगा तो आपको पता है पागलपंथी हो जाएगा वो तो आना ही नहीं है, वो तो आना ही नहीं है। यहाँ पे 7 लिखे हैं तो क्या लिखे हैं, सम 7, ये दोनों को जोड़ 7 हो तो उसके फेवर में ये हो गया। तो अगर एक डाई फेंक के 7 आने का बात कीजिएगा तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे ये पहला एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए दूसरा, इवेंट ऑफ गेटिंग ई इवेंट इज इक्वल्स टू, बोला ई इज हैविंग, मान लीजिए, या इवेंट ऑफ हैविंग 7 as outcome when a die is thrown। ठीक है, अब डाई पे आप जानते हैं, जैसे when a unbiased dice is thrown, क्यों अनबायस्ड लिख रहे हैं, क्योंकि अगर 7 लिख के फेंकिएगा तो 7 का भी संभावना हो जाएगा। अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, तो इसके इवेंट में क्या आया, 5 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं मिला। अगर मान लीजिए इवेंट में आया 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ बोले, ठीक है, अगर ये इवेंट में आ गया और सैंपल स्पेस मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है कि इसके सारे एलिमेंट को इवेंट ले ले, क्योंकि इवेंट उसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, या इनमें से कुछ ले या कुछ भी ना ले। तो ई में नंबर ऑफ ई, अगर आप ध्यान से देखेंगे कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 0 से बड़ा या बराबर और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से छोटा या बराबर होता है। चाहे ये इवेंट का बात कीजिए या इस इवेंट का बात कीजिए या इस इवेंट का बात कीजिए, ये हमेशा होल्ड करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई लाइज बिटवीन 0 एंड एन ऑफ एस। अगर श्योर इवेंट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई एन ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 0 हो जाएगा। एम्प्टी सेट 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई क्या है, 0। यहाँ पे ई और एस क्या है, बराबर। इस केस में एक डाई फेंके है, क्या है, ये क्या है, थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चलते हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर इसको बाद में यूज करेंगे कि भाई एन ऑफ ई जो है 0 और एन ऑफ एस के बीच में ही होता है। इसी में एक बात और कर दे, सम का थोड़ा सा बात हो रहा था, तो सम पे एक चार्ट बना सकते हैं हम लोग, वो देखिए। देखिए, throwing a pair of
अनबायस्ड डाइस, डाई का प्लूरल डाइस होता है। तो सम का बात कर रहे हैं, सम ऑफ बोथ आउटकम, और नंबर ऑफ केसेस का बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे सम, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि भाई जैसे सम मिनिमम कहाँ से 1 1 भी आया तो 2 से शुरू हो सकता है, तो 2 आने का कितना डिफरेंट वेज हो सकता है, तो यहाँ पे एक ही वेज हो सकता है 1 1। तो यहाँ क्या लिख दे, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ऑफ सम एज 2, ये है नंबर ऑफ केसेस मान लीजिए। तो 2 आने में, सम 2 आने का कितना केस हुआ, एक। सम 3 भी हो सकता है, सम 4 भी हो सकता है, सम 5 भी हो सकता, 6 12 तक जा सकते हैं, 7 8 9 10 11 12। तो एक चार्ट इसलिए बना रहे हैं यहाँ पे ताकि जब दोबारा आपको ज़रूरत हो तो आप जल्दी से बता पाए। ऐसे भी आप निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो 2 वाले में कितना केस आया, सम 2 के लिए एक केस आया। 3 वाले में 1 2 2 1, तो 2 केस आया। तो आप देखेंगे थोड़ी देर तक बढ़ेगा फिर घटेगा, तो उसको रख दिए, तो आपसे कोई भी सवाल पूछेगा तो आप बहुत जल्दी बता पाएंगे। यहाँ पे सम 3 सम 4 आ गया, तो 1 3 2 2 3 1, तो 3 केस हो गया। यहाँ देखेंगे 4, यहाँ देखेंगे 5, यहाँ देखेंगे 6, बोलेगा 6 वाला लिख दीजिए, तो ये क्या हो सकता है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो 6 केस हुआ। 8 का देखेंगे तो फिर यहाँ 5 केस हो जाएगा, 5 4 3 2 1। सम 7 तक केसेस बढ़ के 6 हो जाएगा और फिर घटते घटते 1 पे आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई, उस सम इज, मान लीजिए डायरेक्ट पूछते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ठीक है, ये पूछे आपसे, तो इसका सिंबल क्या है, एन ऑफ ई। ई है, ई इज इक्वल्स टू क्या है, ई is getting sum greater than 5 when a pair of dice are thrown। तो अगर ये चार्ट आपको पता है तो सम ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक नहीं चाहिए, ठीक है। तो एन ऑफ ई या तो ऐसे चले, एन ऑफ ई डायरेक्ट चल रहे हैं मान लीजिए, या यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं एन ऑफ ई, तो 5 से ज़्यादा, तो 2 में एक केस, ये चार अगर आपको याद है, सम 2 में एक केस, 3 में 2 केस, 4 में 3 केस, 5 में 4 केस, तो यानी ये सब जोड़ना होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट अगर देखें तो 5 प्लस 6, देखिए तो सम 6 में कितना केस है 5, 7 में कितना केस है 6, 5 4 3 2 1, तो लिख के नहीं देखना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं 36
माइनस सम 2 का 1 केस, सम 3 का 2 केस, सम 4 का 3 केस, सम 5 का 4 केस। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो ये 26 केस है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, इससे आपका काम चलेगा। आगे चलते हैं, इवेंट का बात हो गया। अब आपके पास वर्ड आ रहा है, फोर्थ वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि कभी कभी कोई स्पोर्ट्स किसी चैनल पे आता रहता है, मान लीजिए कोई मैच आता रहता है, तो वहाँ कभी कभी साइड में आप देखिएगा तो एक्सक्लूसिव लिखा रहता है। तो एक्सक्लूसिव लिखा वहाँ होने का मतलब, या कोई मान लीजिए कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, कभी कोई न्यूज़ चैनल उसको कवरेज कर रहा है, कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल अगर उसको कवरेज कर रहा है, तो वो कुछ एक पट्टी दिखाई देगा, वहाँ पे एक फ्रेम दिखाई देगा जिसपे वो लिखता है एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल। उसका मतलब सिंपली यही है कि वो प्रोग्राम उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे किसी और चैनल पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है। वो पर्टिकुलर मैच किसी और चैनल्स पे मान लीजिए विद इन अ कंट्री ही ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, तो एक्सक्लूसिव ऑन दिस चैनल इन इंडिया मान लीजिए अगर लिखा, या इन वर्ल्ड लिखा, तो यानी उसका कॉपीराइट उस मैच को टेलीकास्ट करने का कॉपीराइट सिर्फ उसी चैनल को है और किसी को नहीं है। आप भले कम दिखता है एक्सक्लूसिव वर्ड, लेकिन एक समय था जब एक्सक्लूसिवली लोग लिखा करते थे। क्यों? सोशल मीडिया में बहुत सारा जगह प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कॉपीराइट लोग थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं, जाने दीजिए, उसमें नहीं बोल रहे। एक्सक्लूसिव का सिंपली मतलब यही है कि वो किसकी बात करता है कि वो कॉमन चीज नहीं है। ठीक है, वो जिसका है, वो चीज जिसके पास भी है वो सिर्फ उसी का है, वो एलिमेंट को आप दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आपको कहने का मतलब है कि कॉमन नहीं है वो चीज। ठीक है, जैसे कोई इंटरव्यू ही किसी चैनल पे आ रहा है और वो लिख रहा है एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोग्राम का कॉपीराइट सिर्फ उसी का है, वो सिर्फ उसी का प्रोग्राम है, वो किसी और चैनल का प्रोग्राम नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो हम लोग तो प्रोबेबिलिटी में हैं, तो मान लीजिए 2 इवेंट्स आर said to be mutually exclusive. 2 events are said to be mutually exclusive. 2 events का नाम भी दे देते हैं A and B, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? फाई। वो डिसजॉइंट होगा। इसी का दूसरा वर्ड, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, ए और बी, जैसे अगर हम बोलें कि आप एक ही डाइस करें, मान लीजिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं, अ डाई इज थ्रोन, तो अगर हम बोले इवन आउटकम का एक बनाए, तो ये क्या होगा? 2 4 6। अगर हम ऑड वाले का बात करें तो इसके पास क्या आएगा? 1 3 5 मान लीजिए। तो ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ये दोनों मान लीजिए हम एक इवन वाला बनाए, इसका नाम ए रख दिए, एक ऑड वाला बनाए, ऑड आउटकम का सेट बनाए, उसका नाम बी रख दिए, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई।
अगर हम एक सेट, मान लीजिए इसी एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे हैं, एक सेट सी बनाएं जिसमें लिखे 1 2 3 और डी में लिखे 4 और 5 है, मान लीजिए ऐसा, तो सी इंटरसेक्शन डी भी क्या है, 5 है। तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, दो इवेंट एक ही सैंपल स्पेस से, इसी के सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है, ये ए अडाई इज थ्रोन के लिए लिखा गया है, ये ए इवेंट के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर डिसजॉइंट या दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर मान लीजिए इसी का बात कर रहे हैं, सी और डी का बात कर रहे हैं, तो आप डाइस, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, आप डाइस फेंके, ठीक है, तो या तो सी में से कुछ आएगा या डी में से कुछ आएगा या कुछ और भी बच गया। देखिए यहाँ 6 नहीं है, तो अगर 6 आ गया तो न तो सी हुआ न डी हुआ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या देख रहे हैं कि या तो अगर दो इवेंट का बात कर रहे हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर बोल रहे हैं, तो या तो पहला एक्सपेरिमेंट होगा या दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा या दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ऐसा भी बात हो सकता है। देखिए यहाँ 6 नहीं है ना, तो वो भी बात जनरेट हो सकता है। हाँ, अगर इस केस की बात कर रहे हैं, एक डाइस फेंके हैं 2 4 6 1 3 5, तो जितना पॉसिबल आउटकम था, जितना भी इसका सैंपल स्पेस था, वो या तो ए के पास है या बी के पास है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर ऐसा केस आ जाए, ठीक है, एक और वर्ड थोड़ी देर में लेके आएंगे, एग्जॉस्टिव, मतलब ये दोनों को अगर मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, सैंपल स्पेस हो रहा है, ठीक है। तो फिर वहां पे और बात करेंगे। अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे सारा एलिमेंट कवर है, सैंपल स्पेस का सारा एलिमेंट कवर है, या तो ए के पास है या बी के पास। तो अगर ऐसा हाल हो जाए तो या तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो या तो ए होगा या बी होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है, या दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ए और बी, ये भी बात संभव नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, और यहाँ पे आउटकम का सारा एलिमेंट या तो ए में है या बी में है, कवर्ड है सारा एलिमेंट, कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है। तो उसके लिए आगे चल के एक वर्ड यूज करते हैं, एग्जॉस्टिव, ठीक है, लेकिन अलग अलग समझिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अलग अलग समझिए, एग्जॉस्टिव को डिफरेंट वर्ड समझिए, मतलब उसके बारे में अलग से जानिए, फिर दोनों को मिलाकर भी एक बात करेंगे जो कि काफ़ी वाइटल होगा आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए कि अगर कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहीं पे मान लीजिए अगर हम एक और बात करना चाहें, 3 इवेंट्स, ए बी सी 3 इवेंट है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा, तो अगर 2 इवेंट था तो आप बोल दिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5 बोलने से काम चल जाएगा या नहीं। उसके लिए एग्जाम्पल ले रहे, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए कि कोई चैनल है स्टार प्लस, फिर मान लीजिए एक चैनल है सोनी, ठीक है, और एक और ले लिए जी टीवी, 3 चैनल है मान लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब स्टार प्लस पे मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम आता है, कहानी घर घर की, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिए, कहानी घर घर की अगर टेलीकास्ट हो रहा है, मान लीजिए सोनी पे आ रहा है CID, जी टीवी पे आ रहा है डांस इंडिया डांस, मान लीजिए अगर CID इस पे आने लगे भी, कहानी घर घर की इस पे आने लगे,
DID इस पे आने लगे मान लीजिए, तो आप बताइए कि CID का कॉपीराइट तीनों में कुछ कॉमन है क्या? ये दो एलिमेंट यहाँ आया, ये दो एलिमेंट यहाँ आया, ऐसा कोई चीज, कोई प्रोग्राम है जो तीनों में आ रहा हो? कोई भी नहीं। तो अगर आप यहाँ पे बोलिएगा इसको, अगर ए स्टार प्लस इंटरसेक्शन सोनी, मान लीजिए इसको हम बोल रहे हैं SP इंटरसेक्शन Z T, क्या है? फाई है। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम का कॉपीराइट एक ही के पास है, ठीक है? तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है? तो फाई तो है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट, स्टिल दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है? तो इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे पेयर वाइज। इतने से काम नहीं चलेगा, तो क्या है? 3 इवेंट्स A, B and C are said to be pairwise mutually exclusive। अच्छा वर्ड ये है, pairwise mutually exclusive if A intersection B, B intersection C, C intersection A is equal to 5, ठीक है? तो यहाँ से ये भी बात कंक्लूड होगा कि ये अगर दो में कॉमन नहीं है तो ये भी 5 होगा, लेकिन रिक्वायर्ड कंडीशन ये है, नेसेसरी कंडीशन ये है। इससे ये बात कंक्लूड नहीं हो पा रहा। देखिए ना, अगर ये 5 है तो SP इंटरसेक्शन S, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? SP स्टार प्लस इंटरसेक्शन S में क्या आ जा रहा है? CID आ रहा है या नहीं? बोलिए, आ रहा है ना? तो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो फिर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड यूज कर लेंगे। उसके लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड ठीक नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर कोई कहता है कि इफ A1 A2 डॉट डॉट AN आर N पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसको कैसे लिखिएगा? पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है? तो इसको ऐसे लिख दीजिए, AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I, J बिलोंग्स टू, क्या है? 1 to N में से कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे एक बात लिखना होगा कि I नॉट इक्वल्स टू J। I और J का वैल्यू क्या हुआ? 1 और N के बीच में हुआ। अब यहाँ AI लिखिएगा तब तो कॉमन आ ही जाएगा। AI इंटरसेक्शन AI इज इक्वल्स टू AI हो जाएगा। A इंटरसेक्शन A होता है, तो वो वाला नहीं, डिफरेंट अगर ले, दो अलग अलग इवेंट ले रहे हैं तो उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम लोग 5वें टर्म पे जा रहे हैं। थोड़ा सा थ्योरी पहले कर लेंगे, फिर सवाल ही सवाल है ना? थ्योरी थोड़ा चलेगा, अभी घबराना नहीं है, इसी को बार बार रटिए, क्योंकि जब टर्म यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और अभी आने जा रहा है क्या? एग्जॉस्टिव मिल के आएगा, तो हम लोग बहुत चीज़ समझ पाएंगे।
पांचवा पॉइंट है हमारे पास एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो दो इवेंट एग्जॉस्टिव तब कहलाएगा, टू इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव। मान लीजिए ए और बी है, जब दोनों को मिलाए तो क्या मिला, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अगर तीन इवेंट आएगा तो क्या बोलिएगा, थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी आर said to be exhaustive। तो क्या होगा, इफ तीनों को मिलाए तो कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, सैंपल स्पेस। ठीक है, अगर n एलिमेंट्स लीजिएगा, इफ a1 a2 डॉट डॉट an आर n exhaustive event, n exhaustive event, तो क्या होगा, a1 यूनियन a2 डॉट डॉट यूनियन an इज इक्वल्स टू s हो जाए। तो जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, तो अगर जो इवेंट जहाँ जिसकी भी जानकारी दी गई है, मान लीजिए ए बी सी उससे है, उस सैंपल्स उसी के सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, और ए यूनियन बी यूनियन सी अगर एस हो रहा है, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई इवेंट ज़रूर होगा। हाँ, ये एक इवेंट भी हो सकता, दो इवेंट भी हो सकता, तीनों भी हो सकता। मान लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, थ्रोइंग अ डाई। मान लीजिए ए को दिए आप 1 2 3, अगर बी को दिए 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या देख रहे हैं आप, ऐसे। ठीक है, तो आप अगर डाई को थ्रो करेंगे तो ये अगर 3 आया तो ए भी हो गया और बी भी हो गया, अगर 2 आया तो सिर्फ ए हुआ क्योंकि 2 बी में नहीं है, अगर 6 आया तो सिर्फ बी हुआ। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो या तो ए होगा, या दोनों होगा, या सिर्फ बी होगा। मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ए या बी में से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा, दोनों भी हो सकता है। एग्जॉस्ट जब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में थे तो क्या था, कॉमन एलिमेंट ए और बी में नहीं था, तो वहां पे जब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहे थे, तो जैसे मान लीजिए ए में आया 1 2 3, अब बी में आया 4 5 6, मान लीजिए अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो दोनों में से कोई एक ही होगा। हाँ, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो वो भी है कि ए में आया 1 2 3 और बी में आया सिर्फ 4 5 6 आया ही नहीं, क्योंकि हम दो अलग अलग शब्द समझ रहे हैं। हाँ, अगर वो दोनों मिला के समझिएगा, अगर हम बोले बी, इसको ए बोल दिए, इसको बी, अगर हम बोल रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एंड एग्जॉस्टिव, अगर ऐसा बोले, ठीक है, अगर आप एक ही डाई फेंके थे, मान लीजिए इसके पास आता 1 2 3, मान लीजिए इसको P बोल दिए और इसको Q बोल दे रहे हैं 4 5 6, ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर ये दोनों में कॉमन देखे तो कुछ भी नहीं है, दोनों को मिलाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या कंडीशन है कि P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल्स टू 5, और एग्जॉस्टिव का क्या कंडीशन है, P यूनियन Q इज इक्वल्स टू X। तो ये पॉइंट आगे चल के बहुत काम देने वाला है। छोटा ही एग्जाम्पल लिए हैं, बड़ा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो अगर कोई भी दो इवेंट
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, एक डाई को फेंकेंगे, तो या तो पहला P इवेंट P होगा या इवेंट Q होगा। ठीक है, दोनों होने की संभावनाएं, दोनों एक साथ होने की संभावनाएं नहीं है। दोनों में से कोई नहीं होगा, ये भी बात नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो या तो पहला होगा या दूसरा होगा, दोनों में से कोई एक होगा जरूर, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फिर से सुनिए, खाली अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिएगा या तो पहला होगा या दूसरा होगा, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। अगर आप दूसरी बात कर रहे हैं कि दो इवेंट एग्जॉस्टिव है, ठीक है, अगर सिर्फ एग्जॉस्टिव वर्ड बोल रहे हैं, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो या तो पहला इवेंट होगा या दूसरा होगा या दोनों होगा, ये बात हो सकता है। अगर आप बोलेगा कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तब क्या हो सकता है, तब दोनों में से कोई एक ही इवेंट होगा, और वो होगा जरूर, या तो पहला इवेंट होगा या दूसरा इवेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दोनों में से कोई नहीं होगा, ये भी बात नहीं हो सकता, क्योंकि सारा एलिमेंट कहीं ना कहीं प्रेजेंट है और एक ही जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे चलेंगे, हम लोग कुछ और शब्द जोड़ेंगे। मान लीजिए छठा शब्द है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर, मान लीजिए कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वर्ड आ रहा है ऑड्स इन फेवर, तो ये रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, अनफेवरेबल आउटकम। एक इसका रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम। इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, मान लीजिए ए के पास हम दे दिए 1 2 3 4, तो इसका ऑड्स इन फेवर क्या होगा, 4 इसके फेवर में, इसका ऑड्स इन फेवर ऑफ ए क्या होगा, 4 चीज, टोटल चीज कितना है 6, तो अगेंस्ट में कितना हुआ 2, तो इसका वैल्यू 2 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये बात आप अलग पढ़े थे 10th क्लास में कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, उसको इससे रिलेट ना करें। ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इसी में बोले सातवां वर्ड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, अगेंस्ट एन इवेंट, तो ये रेशियो होता है नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो मान लीजिए फेवर में यहाँ m था, ये n था, यहाँ हो गया n और यहाँ आएगा m। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आएगा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या आएगा 8 नंबर में, क्लासिकल
definition of probability. ठीक है, तो ये रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। अगर सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई, और ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो ये कैसे लिखाता है, P ऑफ E इज इक्वल्स टू N ऑफ E बाय N ऑफ S। तो अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कि अगर M और N सिंबल यूज किए थे, तो अगर यहीं पे लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, तो फेवर में कितना है M और N अगेंस्ट में, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप काट भी दिए हों, तब वो रेशियो दिख रहा होगा। अगर यहाँ M और N है, पहले ऐसे सोचिए ना कि M फेवर में है, N अगेंस्ट में, जो टोटल कितना हुआ M प्लस N, तो ये क्या आया M प्लस N, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस। तो नहीं होने के फेवर में कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस निकालना है, तो नहीं होने के फेवर में कौन है N, और टोटल अभी भी क्या है M प्लस N। तो अगर आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या दिखाई देगा कि भाई P ऑफ, अगर हम ये दोनों को जोड़ दिए तो P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ E क्या आता है 1। तो आप बोल सकते हैं कि P ऑफ E बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। हाँ, एक बात आप पहले से जानते थे कि NE का वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E का वैल्यू 0 और N ऑफ S के बीच में होता है, 0 और N ऑफ S के बीच में होता है। तो अगर हम इसको N ऑफ S से तीनों को डिवाइड कर ले तो नंबर तो पॉजिटिव ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। तो 0 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S 0 हो गया। ये क्या होता है P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और ये क्या होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 हुआ तो वो श्योर इवेंट होता है, और अगर प्रोबेबिलिटी 0 हुआ तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी है जिससे कि आप क्लास 10th या 11th में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, वहाँ तक कवर हो गया। जो यहाँ का एक्सक्लूसिव है वो है कंडीशनल से, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इतने को पहले से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू।